हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना पॉलिटी 1000 MCQs का जो सेशन है, इसमें आज हम लोग निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो आपका MCQs है उसको कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि ये 1000 MCQs का जो सेशन है वो आपके लिए मल्टीपर्पस है। इसमें आप अगर CAPF का एग्जाम दे रहे हैं तो बेसिक नॉलेज देगा, CDS का, FCAT, ये सारे एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। और इस चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये हिंदी में यूट्यूब का पहला चैनल है जो आपको CAPF के लिए सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है, जो आपको बाकी जगहों पर पेड कोर्स में मिलता है या फिर प्लस कोर्स में मिलता है। तो इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो ये था जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन फॉर यू। चलते हैं अपने MCQs के तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि भारत में दलीय व्यवस्था जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारत में जो दल होता है, जो पार्टी होती है, उसकी विशेषता क्या है। अगर कोई दल है तो उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है। तो पहला आपसे पूछा गया, पहला आपको ऑप्शन दिया गया कि अधिकांश राजनीतिक प्रधानता भाषा, धर्म, जाति पर आधारित होती है। दूसरा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नीतियों और कार्यक्रमों में काफी समानताएं होती है। और तीसरा है कि विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो पहला ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें कि अधिकांश राजनीतिक प्रधानता भाषा, धर्म, जाति के आधार पर होता है, कहीं से कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे दल हैं जो पार्टिकुलर किसी जाति को लेकर के ही बना हुआ है। तो जाति की प्रधानता हो गई, भाषा की भी प्रधानता वहां पर हो जाती है, धर्म की भी प्रधानता हो जाती है। तो तीनों यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके साथ एक आपका सेकेंड ऑप्शन आता है कि राजनीतिक दलों के नतीजे और कार्यक्रमों में काफी समानताएं होती है। बिल्कुल समानताएं होती है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो अपना जो रैली है वो उसी दिन करता है जिस दिन अगले पार्टी का होता है। ठीक है, उसके बाद भी है कि नीति जो होती है उनकी समान होती है। वो बोलते हैं कि हम भी इस वर्क को करेंगे, अगर सपोज दैट कहीं जाम की समस्या है तो वो उस पर ध्यान देंगे, और दूसरी पार्टी भी यही बात बोलती है। तीसरा है कि राज्य स्तरीय और राजनीतिक दलों की भरमार है। आप अपने यहाँ भी देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय बहुत सारे दल हैं और राजनीतिक जो राष्ट्र स्तरीय भी पार्टी है उसकी भी कभी कमी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम लोग घ दे देंगे। राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव, इसको आप आम कर लीजिएगा, कि आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हुए हैं ये सारे के जो चुनाव चिन्ह है वो अपरिवर्तित अब आपको दिखाई देते होंगे। लेकिन मार्क्सवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो अभी तक आपको चेंज हुआ ही नहीं है। बाकी सारे लोगों का चुनाव चिन्ह थोड़ा 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 करके कुछ ना कुछ चेंज हुआ, लेकिन ये जो आपका मार्क्सवादी पार्टी है इसकी कोई भी जो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो चेंज नहीं हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। बाकी सारे लोगों के जो चुनाव चिन्ह है वो हम लोगों की नजर में समान दिखाई देते होंगे कि कल भी कांग्रेस का हाथ छाप था और आज भी भारतीय जनता दल का कमल छाप है। कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो छाप है, उसका जो सिंबल है वो कमल है। लेकिन ये चेंजेस थोड़े थोड़े हुए हैं तभी ये ऑप्शन में नहीं है आपके पास। लेकिन मार्क्सवादी का कभी भी आज तक चेंज हुआ ही नहीं इसका चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार किन दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस जो आपका था, ये आपका जो क्वेश्चन था उसमें आप ये जरूर देखिएगा कि मार्क्सवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्या। अभी ये आप जरूर वहां से हमको चुनाव चिन्ह क्या है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रह गया। और इस चैनल पर आपको एक होमवर्क रोज दिए जाते हैं जो आपके नॉलेज को बूस्ट अप करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा। MS धनोआ और BS सहगल जो थे ये दोनों चुनाव ये जो पहली बार राष्ट्रपति जैसे ही चुनाव आयोग का गठन हुआ था तो पहली बार राष्ट्रपति ने इनको चुनाव आयुक्त के सहायता के लिए इन दोनों को नियुक्त किया था सहायता के लिए उनके। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम या संवैधानिक संशोधन अधिनियम को शामिल करने पर वह क्या होता है। तो अगर कोई अधिनियम बनाया जाता है या फिर कोई संवैधानिक संशोधन कर दिया जाता है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाता है या फिर कोई अधिनियम लाया जाता है,
ठीक है, कोई भी अधिनियम अगर आता है और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है। मतलब या एक तो पहले उसको लेकर के आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात ये होगा कि उसके ऊपर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची में जो भी मैटर जाते हैं वहां से आप उसको न्यायालय में वो वाद्य योग्य नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में संचित निधि से धन कहाँ कहाँ से आता है? आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में जब राष्ट्रपति का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा था उसमें आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, संचित निधि पे भारित होता है। तो भाई संचित निधि में कहीं ना कहीं से धन तो आते होंगे, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व से, नया जो ऋण लागू किया जाता है उससे, ऋणों के भुगतान से। तो इसका आपका राइट आंसर घ हो जाएगा कि संचित निधि को राजस्व से भी भरा जाता है, रेवेन्यू जो आता है उससे, नया ऋण जो लागू किया जाता है, अभी जीएसटी लागू किया गया हुआ था तो उसके ऊपर से भी इसको भरा जाएगा, और ऋणों का जो भुगतान किया जाता है उसके ऊपर से भी इसको भारित किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में संचित निधि से धन का व्यय निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है? क्या वो संसद अनुमति देगी तब होगा, या फिर योजना आयोग की अनुमति से होगा, या राष्ट्रपति की अनुमति से होगा, या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अनुमति से होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। जब तक संसद इसको नहीं बोलती है कि संचित निधि से धन को दिया जाए तब तक वो धन संचित निधि से नहीं दिया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसद ने किस वर्ष भारत की आकस्मिक निधि का गठन किया था? तो आकस्मिक निधि का गठन का मतलब है कि सपोज दैट किसी कार्य के लिए 1000 रुपया पास किया गया हुआ था संसद की तरफ से, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि 1000 रुपये में वो काम नहीं हुआ और ये काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आकस्मिक निधि से क्या होगा कि पैसा उसमें दिया जाएगा और आकस्मिक निधि से इस पैसे को जो है कि भर दिया जाएगा। तो इसके गठन कब किया गया हुआ था? तो 1950 में। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करने की जरूरत है, ये सिंपली याद करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए निम्न में से आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है? तो इसके राष्ट्रपति की अनुमति की पहले जरूरत होती है, तभी हम लोग आकस्मिक निधि से जो धन है उसको निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको सीधा आप रिमेम्बर कीजिए। ठीक है, उसको आप सीधे रिमेम्बर कीजिए और इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो निर्वाचन पद्धति है भारत की वो सोवियत संघ से लिया गया हुआ है। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई साहब आपका मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? क्या वो संपत्ति का अधिकार है, क्या वो हड़ताल करने का अधिकार है, या फिर क्या वो कार्य करने का अधिकार है, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी। न तो आपको संपत्ति का अधिकार है, नहीं आपको हड़ताल करने का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मीन्स फंडामेंटल राइट अलग चीज हो गया और अधिकार अलग चीज हो गया। तो ये फंडामेंटल राइट में नहीं जुड़ा हुआ है कि आपका संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और हड़ताल करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, और फिर कार्य करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इक्वेशंस जो है वो आपको अलग तरीके से करके दिया गया हुआ है। आप जो देखिएगा यहाँ पे आपको कार्य करने का अधिकार फंडामेंटल राइट में दिया गया हुआ है कि नहीं, क्लियर नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार आपको फंडामेंटल राइट में दिया गया हुआ है और संपत्ति का अधिकार दिया गया हुआ है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, क्लियर नहीं है कि ये सभी होगा या फिर आप केवल ए ऑप्शन दे। तो इस टाइप का कंफ्यूजियस क्वेश्चन अगर आपको कभी मिले तो आप जो पढ़े हैं उसी का आंसर मारिए, डायरेक्ट आप ए संपत्ति का अधिकार दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि हड़ताल करने का अधिकार आदमी को है, हड़ताल कर लेता है, और कार्य करने का भी अधिकार है, उसको किसी काम को करने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आप घ नहीं दे करके राइट आंसर इसका क दीजिए, यही इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये केवल कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। ये दोनों को नेक्स्ट टाइम से अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन होंगे जो रॉन्ग होंगे उसको मैं इसमें लाऊंगा ही नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को 1000 MCQs वाले सीरीज में इसका राइट आंसर आप क दे दीजिएगा।
तो ये था आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स। हम लोगों ने इसमें 1000 एमसीक्यूज के सेशन में अप्रोक्सीमेटली 900 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। 100 क्वेश्चंस और हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद 1000 एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। हमारे जो एसए के सेशन आ रहे हैं वो कंटिन्यू आते रहेंगे। आपके रिपोर्ट राइटिंग के सेशन आएंगे और ज्योग्राफी वगैरह सारे के सेशन आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पहला यूट्यूब का चैनल है जो आपको सारे कंटेंट सीएपीएफ के लिए हिंदी में अवेलेबल करवा रहा है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।